बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज आपने हमको वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट पे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए अपने हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ अपने नेतृत्व को भी सहृदय आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज बोलने का मौका दिया है। और नवादा संसदीय क्षेत्र जो ऐतिहासिक मगध का हिस्सा है, वहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे इस सदन में भेजा। अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के उन साथियों को भी बधाई देना चाहूँगा जो आज बैसाखी के सहारे इस सदन में पूरे एक दशक के बाद विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने में सफल हुए। अंग्रेजी भी बड़ा विचित्र भाषा है, आप किसी भी पहलू को उठा लीजिए तो उसके लिए शब्द उसमें जरूर मिलेंगे। और इस चुनाव के बाद जो है एक संज्ञा दी गई, मॉरल विक्ट्री बता रहे। इस पर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद पड़ता है कि खुद की हैसियत होगी तो दुनिया कद्र करेगी, किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। अध्यक्ष जी, एक दशक तक सरकार चलाने के बाद तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाना आसान नहीं होता है, और वो भी उस परिस्थिति में जब इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में कोरोना महामारी ने पूरे देश दुनिया को अपने गिरफ्त में कर लिया। कोरोना महामारी के बाद विश्व में अर्थव्यवस्थाओं का जो हाल हुआ ये किसी से छुपा नहीं, और आज भी अनेक इकोनॉमीज जो हैं पूरे दुनिया की संघर्ष कर रही हैं, और भारत ने पिछले क्वार्टर में 8.2% की ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है। ये एनडीए की जीत सामान्य नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण तो है ही। कोरोना महामारी के बाद अगर आप वैश्विक राजनीति को देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि अधिकतर राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन हुए, चाहे अमेरिका हो, ब्राजील हो, इजराइल हो, जर्मनी हो, और हाल ही में आपने इंग्लैंड में भी देखा। इन सब के पीछे प्रमुख कारण इस देशों की अर्थव्यवस्था में संकट ही था। वहीं भारत में हमने देखा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री जी पर और उनकी आर्थिक नीतियों पर तीसरी बार विश्वास करते हुए पुनः उन्हें सत्ता में काबिज किया। अध्यक्ष जी, ये वर्तमान बजट भी उन्हीं सकारात्मक आर्थिक नीतियों का परिचायक। मैं तो बड़ा अचंभा में रहा इस बजट के पेश के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं, और अगला दिन जब मैं सुबह के कई अखबार को देखा तो अक्रॉस सेक्टर्स, और चाहे वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हो या सामान्य न्यूज़पेपर हो, उसमें जब विचार देखे और हेडलाइंस पढ़ा और यहाँ पे जब रिएक्शंस देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि इतना बड़ा डिस्क्रिपेंसी और गैप ये कैसे है। क्या क्या हेडलाइंस छपे? द बजट इज अनरफल्ड बाय 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स, द जॉब ऑफ जॉब क्रिएशन डन वेल, spending gets rural springboard, future proofing the Indian economy, अनुभव पर आधारित व्यवहारिक बजट, वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार। ये तो सारे अखबारों का हेडलाइन था। लेकिन चलिए, सीजन चल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिन प्रायोरिटीज का जिक्र इस बजट में किया है, वो 9 प्राथमिकताओं के देश को नवसृजन का आधार बनाने वाली है। ये प्रायोरिटीज हैं प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब क्या बाहर बचता है कि देश के पैमाने पर अगर आप चिंता करें, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि यह बजट सीमित होकर रह गया है बिहार और आंध्रा पर, पूर्वोत्तर पर, पूर्वोदय पर। इतना संकुचित पूरा राष्ट्र का बजट को कर दिया गया है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर भारत का इतिहास से अगर आप बिहार को हटा देंगे तो दुनिया का कोई ज्ञानी को ये कलम नहीं उठ पाएगा कि इतिहास भारत का कहां से आरंभ करें और कैसे लिखना शुरू करें। अध्यक्ष जी, मैं बिहार के जिस क्षेत्र से सांसद हूं वो मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मगध एक ऐतिहासिक राज रहा है। हम सभी ने इतिहास की किताबों में इसका वर्णन सुना भी है और पढ़ा भी।
सम्राट अशोक का साम्राज्य मगध से जो चलता था वह ईरान, थाईलैंड, अफगानिस्तान सब तरफ फैला हुआ था। परंतु आज मगध की स्थिति कुछ अलग। मगध अपने शौर्य और वैभव का भी स्थान इतिहास में पाता है और अपनी बर्बादी का भी गाथा एक कालखंड में बनाया है। आज मगध विकास की राह जोड़ रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे श्रीकांत वर्मा, उन्होंने अपने काव्य संग्रह मगध में मगध की स्थिति का जो वर्णन किया है मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। यहां मैं मगध को देखता हूं, यहां वह लुप्त हो जाता है, लेकिन न तो मगध है और न ही मगध। आप भी खोज रहे होंगे भाई, ये वो मगध नहीं है जिसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा है, ये वो मगध है जिसे आपने भी मेरी तरह खो दिया। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने मगध की ऐतिहासिक विरासत को बचाने का कार्य इस बजट के माध्यम से किया है, इसलिए हम बिहारवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। चाहे वो गया का विष्णुपद मंदिर हो, बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समान गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को विकसित करना हो, राजगीर में पर्यटन के विकास की बात हो, गया वैशाली एक्सप्रेसवे हो जो नवादा होकर गुजरेगी, इंडस्ट्रियल हब गया में एक बनाने की बात, सिर्फ गया में नहीं, ये कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का एक हिस्सा है। जिस राज्य से पार करेगा वह हर जगह एक एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात। चेन्नई वाइजैक कॉरिडोर की भी घोषणा हुई है, लेकिन चर्चा सिर्फ गया का है और कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर के नाम से भी नहीं है। यह सब कुछ बिहार तक आके सीमित हो गया और अगर पार भी कर रहा है, वहां बन भी हो रहा है, तो शोर काहे का है। विष्णुपद अध्यक्ष जी हिंदू धर्म की रीतियों का अंतिम पड़ाव है। गया जी में मरणोपरांत पिंडदान और तर्पण करने वाले देश के अलावा विश्व के कोने कोने से करोड़ों लोग आते हैं। क्या इसका विकास होना गलत है? तो शोर काहे का है? इन सभी के माध्यम से मगध क्षेत्र के वैभव को पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और गया और मगध यह विकास सरकार के विकास और विरासत का एक अद्भुत मिश्रण है जिसकी चर्चा इस बजट में की गई है। अध्यक्ष जी, केवल मगध ही नहीं, पूरे बिहार के विकास हेतु सरकार ने सहायक कदम उठाए, चाहे वो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हो, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो 2400 मेगावाट का पावर प्लांट जो पिरपैथी में लग रहा हो। बिहार के विकास में, विशेषकर उत्तरी बिहार में विकास में एक प्रमुख बाधा कोसी वाली बाढ़ थी। एक सदस्य हमारे कह रहे थे कि बाढ़ तो पूरे दुनिया में आता है, पूरे देश में आता है, हमारे भी क्षेत्र में आता है। अरे आता तो है, अमेरिका में भी आता है, ये कौन नहीं जानता, इसमें ज्ञान क्या है, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। क्या बिहार का बाढ़ एक कितनी दास्तां, कितने सिनेमा, कितने कहानी, कितने कविताएं लिख के जा चुका है और आप उसको हल्का बना रहे। साल दर साल जो वर्णन किया जाए रोंगटे खड़ा करता है और इसका प्रबंध आज तक कोई सरकार नहीं किया। पहली बार अगर ठोस प्रबंधन हुआ है तो अध्यक्ष जी ये सराहनीय कदम है और इसी को दुष्यंत कवि ने कहा आग होता जो हमारे प्रधानमंत्री पे सीधे चरितार्थ होता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।